जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे यूपी डीएलएड मैथ का अध्याय 6। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं अध्याय 5 तक। आज हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक तथा सभाज्य संख्याएं। फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। चलिए देखते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इसे मैं एक एग्जाम्पल से बताना चाहूँगा। 2 जैसे मैं लिया 2, 3, 4, 5, 6, 7 मैंने ये संख्या लिया। अब मैं इसके अपवर्तक लिखता हूँ। अपवर्तक मतलब कि विभाजक। कौन कौन इन संख्याओं को काट सकता है? 2 को कौन काट सकता है? 1 काट सकता है और 2 स्वयं इसको काट सकता है। फिर 3 को 1 काट सकता है और 3 काट सकता है। 4 को 1 से कट सकता है, 2 से भी ये कट सकता है। 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट सकता है। 5 ऐसे ही 1 और 5 खुद से 6 1 से कटेगा, 3 से कटे, 2 से भी कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। 7 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं 2 सिर्फ 2 संख्याओं से कट रहा है, 3 2 संख्याओं से कट रहा है, 4 2 से अधिक संख्याओं से कट रहा है, 3 संख्याओं से कट गया, 5 2 संख्याओं से कट रहा है, 6 4 संख्याओं से कट गया। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है कि कुछ संख्याएं ऐसी हैं सिर्फ 2 संख्याओं से कट रही हैं, या तो 1 से कट रही हैं या स्वयं से कट रही हैं। ठीक, तो वैसी संख्याएं जो या तो खुद से कटे या 1 से कटे, उस संख्याओं को हम बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक, क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं? जो संख्या सिर्फ 2 संख्याओं से कटती है, एक स्वयं से एक 1 से, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए यहाँ पर, या इसे बोल सकते हैं कि अभाज्य संख्या के केवल 2 अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक मतलब विभाजक। अपवर्तक मीन विभाजक। तो अभाज्य संख्याओं के कितने अपवर्तक होते हैं? 2 अपवर्तक होते हैं, क्योंकि पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं अपवर्तक क्या होता है, काटने वाला होता है। तो 2 जिन संख्याओं का 2 से अधिक विभाजक होता है उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे ए वाली संख्या क्या हुई? भाज्य हो गई। ए वाली संख्या क्या होगी? भाज्य। लेकिन मैं अभाज्य बोलूं तो अभाज्य ए वाली संख्या है, ए वाली संख्या है, ए वाली। देखिए भाज्य संख्या 2 4 7। अगर ऐसे ही मैं बोलूं क्या 9 होगा क्या भाज्य संख्या है? तो नहीं होगा। कैसे? 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और स्वयं से भी कटेगा। तो यहाँ तो 2 से अधिक अपवर्तक हो गए, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये होती हैं भाज्य संख्याएं। अब हम आप लोग को समझ में आ गया होगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। जैसे मैं देखिए आप कुछ एग्जाम्पल लिख दो। जैसे मैं लिख दिया कि ये भाज्य संख्या है, ये देखिए मैं इसे लिख रहा हूँ। भाज्य संख्या उसे कहते हैं जैसे एक को किसी में नहीं लेते हैं। एक को जैसे मैं लूँ तो देखिए एक से कट गया, और स्वयं भी तो एक ही है ना, तो इसका तो सिर्फ एक ही अपवर्तक हुआ स्वयं। तो ये तो ना भाज्य वाले में जा रहा है ना अभाज्य वाले में, डिफिनीशन में यानी परिभाषा में जा रहा है। तो एक को ना हम भाज्य मानते हैं ना अभाज्य मानते हैं। ओके, देखिए अब भाज्य संख्या 2 तो अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या होता है 4। फिर 4 के बाद 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 तो होगा नहीं क्योंकि 9 9 तो हो जाएगा ना जी। 8 के बाद 9 के बाद 10 भी हो जाएगा, फिर 11 नहीं होगा, ऐसे 12 हो जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं अभाज्य संख्याओं का एग्जाम्पल 2 हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर 3, फिर क्या होगा 5 7 11, ऐसे भी चलता जाएगा। तो आप लोग को अभाज्य संख्या तथा अभाज्य संख्या समझ में आ गई होगी। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, सम और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। देखिए सम संख्या और विषम संख्या क्या होती है? सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या उस संख्या को कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाती है। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कट जाए। तो 2 स्वयं से तो भी कटेगा, 4 भी 2 से कटेगा, 6 भी कटेगा, 8 भी कटेगा, 10 भी कटेगा, ऐसे चलता जाएगा। तो वे संख्याएं जो 2 से कट जाती हैं उसे बोलते हैं सम संख्या, और वे संख्याएं जो 2 से नहीं कटती हैं उसे बोलते हैं विषम संख्या। 1 नहीं कटेगा 2 से, 3 नहीं कटेगा, 5 7 9,
सब ऐसे चलता जाएगा। ठीक, तो सम विषम भी आप लोग को समझ में आ गया कि जो संख्या 2 से कट जाए वो सम होती हैं, जो नहीं कटे वो विषम होती हैं। अब अगर मैं इसमें पूछ दूं इस वाले क्वेश्चन में कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो ये देखिए यहाँ पे 2 क्या है, सबसे छोटा भी है और सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या है। तो ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमें बताइए। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या हो गया, 2 हो गया। ओके, अब यहीं पर मैं संख्या के बारे में पूरा बता देना चाहता हूँ। भाज्य संख्या हो गई, अभाज्य संख्या हो गई, सम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई। तो और 2 टाइप है, इसे बता देता हूँ क्योंकि संख्या का पूरा टाइप खत्म हो जाएगा। जैसे मैं बोल दिया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि ये तो मैं पहले चैप्टर में बता दिया हूँ, बट फिर भी बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या जो हम लोग की गिनने की संख्याएं होती है ना, किसी चीज़ को काउंट करने की संख्याएं होती हैं, उसी को बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे मैं 1 2 3 4 5 हमेशा हम लोग एक ही से गिनते हैं ना, तो हमेशा प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होगी, ऐसे अनंत तक जाएगी, इनफाइनाइट। अब फिर पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्याएं उसे कहते हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट होकर बस प्राकृतिक संख्या में ही अगर हम 0 लगा देंगे तो ये बन जाती है पूर्ण संख्या। ओके, तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए अगर 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर 0 लिख दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता है क्या। इधर मैं आऊँगा 0 के इधर, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे भी चलता जाएगा। तो ये क्या है, ये सब पूर्ण संख्या ही है, लेकिन प्राकृतिक संख्या सिर्फ ए प्राकृतिक संख्या नहीं जाएगी। लेकिन मैं बोल दूं कि पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या यहाँ से पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या ये तो ठीक है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ये भी पूर्ण संख्या है। तो और अदर कैसे बोलेंगे कि पूर्ण संख्या अगर बोलेगा कि धनात्मक पूर्ण संख्या, तो धनात्मक पूर्ण संख्या यहाँ से हो जाएगी, ये यहाँ से, क्योंकि देखिए पॉजिटिव है कि नहीं। अब बोल देगा कि ऋणात्मक पूर्ण संख्या, तो ऋणात्मक पूर्ण संख्या ए हो जाएगी। 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना निगेटिव होता है, ठीक ना, ये पॉजिटिव होता है ना निगेटिव। तो धनात्मक पूर्ण संख्या ए, ऋणात्मक पूर्ण संख्या ए। अब पूर्ण संख्या बोल दिया तो ये सब पूरा आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य, इतनी प्रकार की संख्याएं होती हैं। ओके, हालांकि ये सब प्राकृतिक पूर्ण का यहाँ पर कोई औचित्य नहीं था, बट फिर भी मैं बता दिया, एक बार आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो भाज्य और अभाज्य हो गया। अब हम लोग को सीखना है महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इसे मैं मिटा दूं। ओके, अब हम लोग को सीखना है महत्तम समापवर्तक क्या होता है और लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई एग्जाम्पल लिया, मैं बोल दिया कि 2 4 6 का हमें महत्तम समापवर्तक बताइए। 2 4 6 का क्या बताइए, महत्तम समापवर्तक। या ऐसे में रुक जाइए, इसे लिखता हूँ 4 6 8 का महत्तम समापवर्तक बताइए। तो देखिए पहले महत्तम समापवर्तक होता क्या है, या पहले जो लिखा है इसी को हम लोग अप्लाई करते हैं। समापवर्तक पिछले चैप्टर में हम सीखे हैं। समापवर्तक यानी इसका जो सबसे बड़ा अपवर्तक होगा, जो जैसे मान लीजिए ये 4 लिख दिया, 6 लिख दिया, 8 लिख दिया, इसको पहले मैंने बोला कि इसका आप समापवर्तक निकालिए। तो समापवर्तक हम लोग कैसे निकालते थे, एक किससे किससे कट रहा है इसके अपवर्तक लिखते थे। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर स्वयं से कट रहा है। 1 किससे कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर स्वयं से कट रहा है। ये वाला 1 से, 2 से, 4 से, स्वयं से। तब यहाँ पर क्या है कि महत्तम मीन्स अधिका, महत्तम मीन्स अधिक होता है ना, तो अधिक वाला अधिक समापवर्तक, यानी सबसे बड़ा इसमें समापवर्तक कौन है, जो तीनों में कॉमन है। तो सबसे बड़ा समापवर्तक यही ना है जी, जो तीनों में कॉमन है। हालांकि एक भी समापवर्तक है क्योंकि तीनों में कॉमन है, लेकिन बोला है महत्तम समापवर्तक, यानी महत्तम समापवर्तक जो तीनों में कॉमन है। तो हो गया एस, या फिर से बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, भी अंग्रेजी में 2 हो गया।
तो हालांकि ये सिर्फ मैंने बताया कि क्यों लिखा है। अब देखिए निकालना हमें रहेगा तो क्या करेंगे। अच्छा, इसका काम क्या होता है महत्तम समापवर्तक का? महत्तम समापवर्तक का ये काम होता है कि जो संख्या आती है उस संख्या से अगर दी हुई संख्या में हम लोग जिसका निकाले हैं उसमें अगर भाग करेंगे तो ये पूरी उसे काट देगा, पूरा उसे क्या करेगा, कट कर देगा। जैसे 2 से मैं लीजिए मैं 4 में भाग करता हूँ तो 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौको 8। ओके, यानी ये संख्या दी हुई संख्या को पूरा काट देगा। इसका मतलब ये हो गया कि ये संख्या को काट देगा। अब कहेंगे कि महत्तम समापवर्तक लिखे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जब 2 से कोई ऐसी बड़ी संख्या नहीं है जो कि इन तीनों को काट दे। एचसीएफ का मतलब यही होता है कि जो एचसीएफ आता है वो दी हुई संख्या को काट देगा और उससे कोई और बड़ी संख्या नहीं है कि जो उसे काट देगा। ओके, जैसे तो ये तो हो गया। अब इसे मैं निकालने की विधियाँ बताता हूँ। आप लोग कहेंगे कि ये भी निकालने की विधि थी। हाँ थी, बट ये उतना बढ़िया नहीं है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। देखिए पहले मैं बता देता हूँ गुणनखंड विधि, या पहले मैं बताता हूँ भाग विधि। देखिए 4 लिखिए। सबसे छोटी संख्या का पहले बड़ी संख्या में भाग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर 4 रहता तो जो रहता बड़ा उसमें भाग करते। तो छोटी संख्या 4 है, बड़ी संख्या 8 है। कितनी बार जाएगा? 4 दूना के 8, कट गया। यानी यहाँ से अभी ये 4 है, इसको काट दे रहा है, तो इसका मतलब कि अभी 4 हमारा यहाँ पर एचसीएफ है। अब देखिए 4 है, अब 4 की बची हुई संख्या हम भाग करेंगे 6 में किया, 1 बार जाएगा, 1 शेषफल 2 शेषफल बचेगा, 2 शेषफल बचेगा। अब देखिए अब इसमें क्या होता है कि ये नहीं कि यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगाकर फिर भाग लेकर जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जो शेषफल अब बच जाता है उससे भाग करते हैं, वो जो दिए रहते हैं जिससे भाग, तो इसमें 4 से भाग 4 में करेंगे भाग, तो 2 बार जाएगा 4, कट गया। तो देखिए यहाँ पर जो लास्ट में काट देता है उसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ कितना हो गया? 2 हो गया ना। तो यह भाग विधि निकालने की। अब इसे मैं बताता हूँ इसकी गुणनखंड विधि निकालने की। ठीक, गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या है? 4 6 8। गुणनखंड विधि में पहले इसके लिखते हैं गुणनखंड, 4 का गुणनखंड लिखते हैं। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि जिसे उससे गुणा करो तो आ जाए। जैसे 1 2 2, अगर मैं ऐसे करूं तो क्या हो जाएगा? क्या 2 दूना के 4, 4 एकम 4। ठीक है, तो गुणनखंड किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्याओं को सभी का गुणा कर देंगे तो दी हुई संख्या आ जाएगी। तो देखिए इसे निकालेंगे कैसे? ये तो छोटी संख्या तो पता है, तो इसमें क्या है कि पहले यहाँ पर लिखेंगे और देखेंगे कि ये संख्या किससे कट रही है। 1 को छोड़कर 2 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर 2 से नहीं कटेगी 3 से, 3 से नहीं कटेगी 4 से, ऐसे ही चेक करते जाते हैं। तो ये देखिए 2 से कट जाएगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगी। फिर किससे कटेगी ये संख्या? 2 से कटेगी, तो 2 लिख देंगे। फिर ये कितनी बार जाएगी? 1, जहाँ तक 1 आ जाएगा वहाँ पर छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2। हालांकि एक सब में 1 से सभी संख्याएं कटती हैं, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही 6 का लिखेंगे। 6 का क्या होगा? 2 कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा, फिर 2, देखिए नहीं कटेगा, तो यहाँ पर किससे ले जाएंगे? 3 से ले जाएंगे, 1 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड क्या हुआ? 2 गुणे 3। वैसे ही 8 का लिखते हैं हम लोग। 8 का क्या होगा? 2 से करेंगे, 4 बार जाएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 बार, फिर 2 से करेंगे, 1 बार, तो हो जाएगा। देखिए तो इसका क्या होगा? 3 बार 2, यानी 3 बार 2, 2 × 2 × 2। अब इसमें क्या करते हैं? महत्तम समापवर्तक में यहाँ पर लिख दिया एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें जो संख्याएं मिलती हैं उसे उतार लेते हैं या यहाँ पर लिख देते हैं। ये देखिए 2 मिल रहा है क्या दोनों में? तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। और कोई संख्या तीनों में मिल रही है? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। अगर मिलती तो इसे भी ऐसे कर लिख देते, और लिख कर जो गुणा कर आता उसे लिख देते, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रही है तो छोड़ देते हैं। तो देखिए 2,
तो देखिए भाग विधि भी मैंने बता दिया और गुणनखंड विधि भी बता दिया। ओके, कि भाग विधि से कैसे निकालते हैं, गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। गुणनखंड विधि से इस तरह और भाग विधि से जो पीछे बताया, सब में उत्तर एक ही आएगा आंसर। या तो आपसे पूछेगा गुणनखंड विधि या पूछेगा आपसे भाग विधि। अब देखिए ये तो हो गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि संख्या दे दिया 49, 59 और 109। अब बोल दिया कि इसका मस निकालो। तो मस यानी मस इसे बोलते हैं शॉर्टकट में मस, या अंग्रेजी में एचसीएफ। बोल दिया कि निकालो तो हम लोग निकाल लेते तुरंत। लेकिन अगर इसमें बोल दे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, जो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः शेषफल 1, 3, 5 बचे। अब कहेंगे इसका क्या मतलब है। तो जैसे वहाँ पर 2, 4 और 8 था, सॉरी 4 से 8 था ना, 4 से 8 था। तो उसमें क्या था कि जो हम लोग मसद आता था, जैसे जो भी हम लोग का 2 आया था तो उससे पूरी भाग चला जाता था। यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है कि ये संख्या दिया है और उसका मसद निकालिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए, एचसीएफ निकालिए, कि जिससे भाग अगर इसमें दें तो उस जो आएगा हमारा, मान लीजिए कि आंसर को भी आए ABCD या A ही आ गया, तो A से अगर इसमें भाग दें तो भाग देने पर जाए तो एक शेषफल बच जाए। फिर इसी से भाग 59 में दें तो शेषफल 3 बचें, और इसी से भाग दें 109 में तो शेषफल 5 बचे। एक क्वेश्चन का है, तो इसे हम लोग कैसे लगाएंगे। देखिए क्या करते हैं, पहले जो संख्याएं दी रहती हैं उसी में दी हुई संख्या में से घटाते हैं। 1, 3, 5 हम माइनस कर लेते हैं। 1, 3, 5 देखिए माइनस कर लिया। ये कितनी हो जाएगी, संख्या 48 हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब हम लोग भाग विधि से निकालते हैं, क्योंकि भाग विधि से निकालने में बहुत जल्दी होता है। 104 2 बार जाएगा क्या, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8 9, कितना हुआ, 14 में ले 6 गया, 8 हुआ, और ये ख़त्म। अब आएगा यहाँ पर 48, 8 6 48 कट गया, यानी यहाँ से तो हमें 8 मिल गया। अभी बचा है 56, अभी क्या बताया 56, फिर 8 का 56 में करेंगे। यहाँ पर कर देता हूँ 8 का 56 में, कितने में 8 7 56, देखिए कट गया। इसका मतलब कि इसका एचसीएफ क्या हुआ, एचसीएफ हुआ 8, इसका एचसीएफ क्या हुआ 8 हुआ। अब देखिए जो बोला है कंडीशन, अब इसको चेक करते हैं क्या ऐसा होता है क्या भाग कर। तो देखिए 49 में अगर 8 से भाग करेंगे, 49 में तो कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 6 बार जाएगा। एक शेषफल बचा ना जो बोला था। 59 में ऐसे ही करेंगे 8 से, तो 8 7 56, 3 बचा ना। ऐसे ही चेक करेंगे तो 109 में आएगा 5। तो ये होता है ऐसे लगाने का एक क्वेश्चन। तो मासा आप लोगों को समझ में आ गया होगा एचसीएफ, कि इसकी संख्या किसी संख्या को दी हुई संख्याओं को घटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए, अब समझते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्तक। हम लोग क्या समझेंगे, लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो लघुत्तम समापवर्तक, अब देखिए लघुत्तम समापवर्त्य होता है, सॉरी ये गलत हमने लिख दिया है, समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। अब एक क्या क्यों लिखा है समापवर्त्य, देखिए इसमें मैं उसी एग्जांपल से समझा देता हूँ। 2 6 8 कि लघुत्तम समापवर्त्य क्यों लिखा है। तो समापवर्त्य हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पिछले अध्याय में, कि समापवर्त्य कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि 4 है, तो इन तीनों संख्याओं का हमें समापवर्त्य निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे ही 16 ऐसे मान लीजिए चलता जाएगा। 6 का 6 के 6, 6 दूनी 12, 17 18, 7 चौको 24, इसका भी ऐसे चाहे। फिर 8 का 8 के 8, 16 तरीके 24, ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें लघुत्तम, लघुत्तम मतलब कि छोटा, समापवर्त्य, समापवर्त्य हम लोग निकालने जानते हैं कि जो तीनों में कॉमन हो। तो लघुत्तम या ये अपवर्त्य लिखते हैं, अपवर्त्य,
और ये महत्तम समापवर्तक में अपवर्तक लिखते हैं। तो लघुत्तम समापवर्त है। तो लघुत्तम समापवर्त में क्या है, इसके पहले अपवर्त लिख दिया, लघुत्तम इसमें से सबसे छोटा जो इन तीनों में कॉमन हो। तो सबसे छोटा इन तीनों में कौन कॉमन है जी? कुछ कॉमन है? रुक जाइए, 16, 20, 24 ऐसे चलता जाएगा। देखिए 4 है, नहीं है, 8 है, नहीं है, 12 दो में इसमें है ही नहीं, 16 नहीं है। यहाँ पर सबसे छोटा 24 मिलेगा हम लोग को, तीनों में कॉमन सबसे छोटा कौन मिलेगा? तो इसका जो एलसीएम है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, क्योंकि अपवर्त को क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं ना, गुणज। तो गुणज मतलब यही होता है, मल्टीपल को अंग्रेजी में गुणज बोलते हैं। तो देखिए इधर, तो इसका हो गया एलसीएम 24। क्या हुआ? एलसीएम 24 जो होता है तीनों में कॉमन। अब ये हो गई लांग विधि, इसका कुछ यूज नहीं है, सिर्फ ये लिखा था तो मैंने बता दिया। अब देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 4, 6, 8 का, इन तीनों का हमें निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे? वही पुरानी वाली विधि, एक गुणनखंड विधि पहले मैं बताने जा रहा हूँ, गुणनखंड विधि। ठीक है, लिखने का मन नहीं कर रहा है। गुणनखंड विधि। अब देखिए ये इसका 2 गुणे 2 था, पीछे हम लोग देखे थे, इसका 2 गुणे 3 था, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 था। अब देखिए एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम लिखते हैं यहाँ पर। उसमें मैंने बताया था कि मसम में जो तीनों में कॉमन हो ले लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि पहले जो बड़ा है उसको पकड़ते हैं, सबसे बड़ा इसमें ये इसका गुणनखंड है, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसमें हो गया, अब जैसे बड़ा मैंने लिख लिया, फिर जाते हैं अदर संख्या पर, यानी दूसरी संख्याओं पर, और देखते हैं कि कौन सी संख्या इसमें बची है। तो जैसे मैं मान लीजिए कि 6 पे आया, तो 6 पे 2 है और 3 है, इसमें एक 2 है क्या? हाँ 2 है, 3 है, 3 नहीं है तो उसे लिख लेंगे। ऐसे फिर मैं गया ऊपर, ऊपर क्या है? 2 2 है, 2 बार 2 है। फिर नीचे आऊँगा, देखूँगा 2 बार 2 है क्या? 2 बार 2 है, ठीक है बिल्कुल, तो उसे नहीं लिखेंगे। यानी हम लोग जो पहले बड़ी रहेगी उसे लिख लेंगे, या फिर मैच करेंगे कि कौन कौन सी संख्या नहीं है ऊपर वाली में, उसे यहाँ पर लिख देंगे। फिर ये कितना हो जाएगा? 2 दूना के 4, दूना के 8 त्रिके 24। देखिए ये हो गया गुणनखंड विधि। आ गया कि नहीं? इसकी भी होती है भाग विधि, इसकी भी क्या होती है? भाग विधि। इसकी भी क्या होती है? भाग विधि। देखिए भाग विधि से कैसे होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन दे देता है भाग विधि से निकालिए, गुणनखंड विधि से निकालिए, इसीलिए बता रहा हूँ भाग विधि। तो भाग विधि क्या होती है? जैसे मान लीजिए कि मैंने 4, 6 और 8 लिख दिया। इसमें क्या होता है, जैसे उसमें एक एक रख कर कटाते थे ना, इसमें एक ही बार रख देंगे और कटाएंगे। पहले देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन से कट रहा है। 2 से कट रहा है, कटेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कटे, एक भी कटेगा छोटी संख्या से तो उसे ले आएंगे। देखिए 2 दूना के 4, 2 3 6, 2 चौको 8, यहाँ पर 2 से कट रहा है। देखिए 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 3। ये देखिए नहीं, जो नहीं कटेगा उसे वैसे ही लिख देंगे। और ये 2 दूना के 4, फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है, अभी 2 कट रहा है, ये 1 को कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लिखते जाएंगे। 3, फिर 1, फिर ये किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा, ए भी 1 हो जाएगा। जब तक तीनों 1 ना हो जाए तब तक वैसे कटाते जाएंगे। और जो ए आएगा, ए वाला चीज़ें, इसे हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 2 × 8, यही है ना। तो कितना हो जाएगा? 3, 2 दूना के 4, दूना के 8 त्रिके 24। तो देखिए ऐसे भी आ गया। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है लघुत्तम समापवर्तक का? लघुत्तम समापवर्तक का ये अर्थ होता है कि हमें जो भी संख्या दिया है, जैसे यहाँ पर 4, 6, 8 दिया है ना, 4, 6, 8 दिया है, और इसका एलसीएम 24 है। 4, 6, 8, एलसीएम कितना है? एलसीएम है 24। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो भी संख्या का हमने एलसीएम निकाला है, उस संख्या से अगर इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगी। जैसे देखिए इसमें 4 का 24 में भाग दीजिए, कट जाएगा कि नहीं? 4 6 के 24, ऐसे ही 6 का 6 सौ को 24, 8 त्रिके 24। यानी ये मस का एचसीएफ का उल्टा होता है एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है कि जो निकालते हैं उससे भाग देंगे तो वो कट जाएगा, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जो निकालते हैं उस निकाली हुई संख्या में जिस संख्या का निकाले हैं उससे भाग देंगे तो ये कट जाएगी।
ओके। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन बोल देता कि 4, 6, 8 का वह छोटा से छोटा महत्तम समापवर्तक या 4, 6, 8 से कटने वाली वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4, 6, 8 से भाग देने पर शेषफल 1 बचे। तो देखिए, अगर ऐसा बोल देता कि दी हुई संख्या को एक ऐसी छोटी संख्या बताइए जिसे इन तीनों से भाग करने पर शेषफल 1 बचे, शेषफल 1 बचे। ठीक है, दी हुई संख्या से वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें भाग करने पर 4, 6, 8 से भाग करने पर शेषफल 1 बचे। तो क्या करेंगे इसमें, या मान लीजिए कि 2 ही शेषफल कर दिया। ठीक, तो क्या करेंगे कि जो भी बोलेगा उसका वैसे ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे और फिर जितना बोलेगा कि शेषफल बचे वो इसमें जोड़ देंगे। कैसे, क्यों जोड़ देंगे, जैसे मान लीजिए कि लिख दिया तो 25 हो गया। तो अब देखिए इसमें 4 से भाग दूंगा तो 4 6 के 24, 1 बचेगा कि नहीं, 6 चौको 24, 1 बच जाएगा, 8 के 24, 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी जो शेषफल बोलेगा कि बचे उतना को ही जोड़ देते हैं। ठीक, तो ये बातें समझ में आप लोग को आ गई होंगी। ओके, चलिए, तो मासा और लसा दोनों मैंने बता दिया। अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों में संबंध है, एलसीएफ पहले एचसीएफ एंड एलसीएम में संबंध है। ठीक, एचसीएफ और एलसीएम में संबंध क्या होता है, तो देखिए जैसे मैंने लिखा था, मान लीजिए कि 2 संख्या मैंने ले लिया 2 और 4, 2 और क्या लिया, 4 ले लिया। अब मैंने बोला कि इसका एलसीएम निकालो, तो एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम इसका 4 होगा और एचसीएफ होगा 2। निकाल कर चेक कर लीजिए। तो इनमें संबंध होता है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू, मान लीजिए फर्स्ट संख्या है, सेकेंड संख्या है, तो इसका फार्मूला होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये फार्मूला है और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इससे क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे इसे प्रूफ भी कर देता हूँ, तो एचसीएफ क्या है, इसका 4 है, 2 है सॉरी, और एलसीएम 4 है। इन दोनों को गुणा करूँगा तो पहली संख्या क्या है 2 और दूसरी संख्या 4, ये दोनों आ गया कि नहीं बराबर। तो ये इसमें संबंध होता है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसे ज़रूर नोट कर लीजिए। अब ये बातें समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हमें इसमें लास्ट टॉपिक बचा है सभाज्य संख्याएं। सभाज्य संख्या क्या होती है, सभाज्य संख्याएं कुछ नहीं है, 2 ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो उसी को बोलते हैं सभाज्य संख्या। सभाज्य संख्या जैसे मान लीजिए कि मैंने लिख दिया 2 और 3, ठीक, यानी 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिनका एलसीएम एचसीएफ यानी मसप 1 हो उसी को बोलते हैं सभाज्य संख्या। यहाँ पर 2 और 3 का देखिए एचसीएफ हमेशा 1 ही आएगा, 1 बच जाएगा 2, 1 बचा, यहाँ पर 2 बच जाएगा यानी 2 हो जाएगा, यानी ये 0। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 1 आया कि नहीं एचसीएफ। ऐसे ही मान लीजिए कोई लिख दिया संख्या 4 और 9, ठीक, तो 4 का ऐसे ही निकालेंगे, 4 दूना के 8, 1 फिर 4 फिर 4 बच जाएगा, तो ऐसे। ठीक है, तो सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, सभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जिनका मसप 1 होता है, यानी सभाज्य संख्याएं 2 संख्याओं का ऐसा जोड़ा होता है जिनका एचसीएफ 1 होता है। ओके, ये बातें भी समझ में आ गई होंगी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ पूछ देता है, बहुत सिंपल था, पूछ देता है कि हमें भाज्य गुणनखंड बताइए और या भाज्य गुणनखंड बताइए। तो क्या होता है, पहले इसका गुणनखंड लिखते हैं, 12 गुणे 7 लिख सकता हूँ क्या, 12 7 84। ठीक है, आप तो कहेंगे कि अब तो पहले बोले थे कि 2 फिर 2 ऐसे करो, हाँ करते हैं,
मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, हालांकि वैसे भी लिखूंगा अभी। तो ये 84 12 7 84 आ जा रहा है, ठीक। तो देखिए इसमें भाज्य संख्या है और एक ऐसी है अभाज्य, हालांकि इसका यूज नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, अभाज्य। तो क्या हुआ, ये अभाज्य संख्या है तो इसे बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, इसे बोलेंगे भाज्य है। यानी मैं पूछूं कि 84 का भाज्य गुणनखंड क्या है तो 12 है भाज्य गुणनखंड, और इसका अभाज्य गुणनखंड पूछूं तो 7 हो जाएगा। और इसे मैं और बढ़िया से लिख दूं, 2 × 2 × 4 3 12 × 7। अगर इसमें मैं पूछूं कि बताइए भाज्य गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड, तो भाज्य तो इसमें कोई संख्या ही नहीं है, भाज्य इसमें कोई संख्या है नहीं है, तो इसका कोई यहाँ पर भाज्य गुणनखंड ही नहीं है। अभाज्य गुणनखंड में बोलूँ तो 2 है 2 और 3 है 7 है, तो ये सब कैसे हैं गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो आप लोग को ये भी समझ में आ गया होगा भाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं। एक संख्या के भाज्य हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, और अभाज्य भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ओके, तो ये चैप्टर यहीं पर हो जाता है समाप्त। और इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन हैं, आप लोग करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसे बता दूंगा। क्वेश्चन को देख लीजिए, वीडियो रोककर इसे करिएगा, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।